तो चैप्टर 7 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें हम आज जो है वो कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो उनमें से फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। वैसे लास्ट लेक्चर जो मैंने दिया था उसमें कुछ चीज़ें मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में आपको बताई थी, तो क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट नहीं किया था, तो आज मैंने क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट कर दिए उसके। और 6 क्वेश्चन हमने यहाँ पर जो है वो लिखे हैं अपने कॉपीज़ के अंदर रजिस्टर्स में। और समझना भी ज़रूरी है ताकि जो कुछ आपने अपनी कॉपी में लिखा है वो आपको समझ में भी आ जाए, तो याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है बस। ठीक है, वैसे फाइनली आपको याद ही करना है इन चीज़ों को और याद करके पेपर में लिखना है, बट समझ के अगर याद किया जाए तो ये देर तक याद रहता है, ये फ़ायदा है। ठीक है, तो सबसे पहले है कि डेफिनेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं किसे? जैसे पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ना वो इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर निकला है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो डील करती है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस पे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री असल में एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे होते हैं। अब ये सवाल जहन में जनरेट होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं, तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन 2 बना दिया है कि डिफाइन करें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस को। कि जो आपने बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं क्या है असल में? तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस क्या है? ऐसे रिएक्शंस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब वाइस वर्सा। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए या फिर हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें। साफ मायनों में अगर हम एक ऐसा रिएक्शन कर रहे हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहे हैं और उस इलेक्ट्रिक करंट के नतीजे में केमिकल रिएक्शन हो रहा है कोई, तो वो चीज़ डिस्कस करते हैं। या फिर हम कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं और उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, उसको भी हम पढ़ते हैं उसको भी हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, और उनको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स का रिएक्शन हम पढ़ रहे होते हैं। या तो आप इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन करवा दो या केमिकल से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर दो। ये दोनों तरह के रिएक्शंस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल इसकी हम बिल्कुल कर सकते हैं, एग्जाम्पल हम इसकी कर सकते हैं। तो इसकी जो एग्जाम्पल है ना इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की, वो यहाँ पर आएगी सेल में, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सेल के अंदर। तो या तो इसी को पहले हम सेल को हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन 2 से मैं क्वेश्चन 5 पे शिफ्ट कर जाता हूँ, फिर हम 3 पे बाद में आ जाएंगे ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाए। तो क्वेश्चन 5 में डिफाइन सेल एंड एक्सप्लेन इट्स 2 टाइप्स। सेल क्या होते हैं और सेल के 2 टाइप्स बताइए। पहले हम क्वेश्चन 5 समझ लेते हैं। सेल, देखो एक सेल तो आपके पास बायोलॉजी के अंदर होता है, ठीक है, तो जिसको हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल वो बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, साइटोलॉजी में। उसमें हम पढ़ते हैं गोल्जी बॉडीज़ हैं, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, पता नहीं क्या क्या है। वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा होता है। बायोलॉजी में सेल आपने पढ़ा होगा ना, साइटोलॉजी के अंदर एनिमल सेल, प्लांट सेल, क्या डिफरेंस होता है। एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल है। ये सब पढ़ा होगा आपने कुछ ना कुछ, मुझे तो नहीं पता इतना ज़्यादा इसके बारे में, बट पढ़ा होगा आपने, ज़्यादा ही पढ़ लिया होगा आपने उसके अंदर कुछ ना कुछ। तो सेल एक तो बायोलॉजी के अंदर है, और एक सेल हमारे पास नॉर्मली है जो सेल फोन होता है, उसको भी सेल बोलते हैं, सेल फोन। ठीक है, एक तो सेल फोन होता है। एक सेल हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर होता है, छोटे छोटे डब्बे बने होते हैं, उसको भी हम लोग सेल कहते हैं। सेल एड्रेस होता है, उसमें फॉर्मूला लगा रहे होते हैं, कोई प्लस का, माइनस का, डिवाइड का, मल्टीप्लाई का। एक सेल कोठरी को भी कहते हैं, टॉर्चर सेल, छोटा कमरा, वो भी सेल कहलाता है ना। पुलिस जिस कमरे में बांध के मारती है पब्लिक को, उसको सेल बोलते हैं, टॉर्चर सेल। तो सेल मतलब कमरा भी होता है। तो सेल के तो बहुत सारे मीनिंग हैं। केमिस्ट्री के अंदर हम सेल किसे कहते हैं? केमिस्ट्री के अंदर सेल हम कहते हैं जिसको आप लोग बैटरी भी कहते हैं, तोशिबा सेल, सुना है ना आपने? तो जो रिमोट कंट्रोल्स वगैरह में लग रहा होता है, जिसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं कि करंट जनरेट करते हैं। ठीक है, खिलौनों वगैरह में भी, टॉयस वगैरह में भी आपने देखा होगा सेल इस्तेमाल होता है। आज हम उस सेल की बात करने वाले हैं, बाकी सारे सेल की बात नहीं करने वाले। सेल तो बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन बायोलॉजी के टीचर सेल अलग चीज़ बताते हैं, केमिस्ट्री के टीचर सेल आपको अलग तरह से डिफाइन करते हैं। तो सेल किसे कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर? सेल इज़ अ डिवाइस इन विच इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन अकर। जो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जिस डिवाइस के अंदर होते हैं वो डिवाइस कहलाती है सेल।
एक डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रहा हो, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हो, वो डिवाइस कहलाती है सेल। अब सेल हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। अच्छा, हम लोग जो सेल कहते हैं ना, हम ज़्यादातर हम सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग सिर्फ सेल कहते हैं, चूँकि हमें तो एक ही चीज़ पता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, हमें बस वही सेल पता है। तोशिबा सेल, केमिकल्स से बिजली बन रही है उसके अंदर, जिससे रिमोट कंट्रोल टॉयस वगैरह चल रहे हैं। लेकिन असल में सेल हमारे पास एक्चुअल में दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये नॉर्मली जो घर पे आप लोग सेल इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करता है, कुछ केमिकल्स होते हैं ना उसके अंदर, मोबाइल फ़ोन की बैटरी हो जाए या तोशिबा सेल हो जाए या फिर मोटर बैटरी हो जाए, कोई भी, तो उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल्स क्या करते हैं, एक रिएक्शन करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसको मैं यहाँ पर क्वेश्चन 3 में आपको बताऊँगा। और उस रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, जिससे आपकी खिलौने वगैरह और रिमोट कंट्रोल और डिफरेंट और डिवाइसेस वगैरह चल रही होती हैं। तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। वो क्या कर रहा है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, सही है, और वो सेल के अंदर कन्वर्जन हो रही है। अब मिसाल के तरह बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, जैसे ड्राई सेल, तोशिबा सेल को हम लोग ड्राई सेल कहते हैं, क्योंकि वो सूखी होती है, ड्राई होती है। इस तरह से मोटर बैटरी भी आपने देखी होगी, जो बाइक में लगती है, कार में लगती है, ट्रक में लगती है, गोलगप्पे वाले के पास लगी होती है। इस तरह से ड्राई सेल आपने देखा होगा, यूपीएस के अंदर लगी हुई होती है, जनरेटर के साथ लगी हुई होती है, तो वो हमारे पास मोटर बैटरी कहलाती है। तो वो भी क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करती है। तो ये सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसका रिवर्स काम करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है, उल्टा काम होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। मतलब हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, उसके नतीजे में हमें कोई केमिकल रिएक्शन होता हुआ फील हो रहा होता है। घर पे आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं घर पे पाया जाता, इंडस्ट्री में इसका बहुत इस्तेमाल है। इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल है, नेल्सन सेल है, डाउन सेल है, जिसमें हम इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसे बना रहे होते हैं। बट घरों के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, बना सकते हैं ज़रूर इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को। मतलब एक गिलास पानी लिया, उसमें हमने एक गिलास पानी लिया, हमने उसमें 1 चम्मच नमक घोल दिया। नमक घोलने के बाद हम क्या करें, तोशिबा सेल लिया हमने, और सेल के साथ हमने क्या कर दिया, 2 तार कॉपर के वायर अटैच कर दिए, और दोनों तार को हमने क्या किया, उस नमक मिले पानी के अंदर डिप कर दिया। तो आप फ़ौरन से देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा और बुलबुलें बनने शुरू हो जाएंगे पानी में, और एक तरफ क्लोरीन गैस और एक तरफ सोडियम मेटल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। एक तरफ क्लोरीन गैस ग्रीन कलर के निकलना शुरू हो जाएगी, एक तरफ से हमारे पास सोडियम मेटल बनना शुरू हो जाएगा। मतलब जो नमक है ना, वो Na और Cl अलग हो जाएगा रिएक्शन के थ्रू। तो नमक जो हमारे पास होता है NaCl, वो NaCl करंट पास करने पर सोडियम मेटल आपको अलग मिल जाएगा और क्लोरीन गैस आपको अलग मिल जाएगी। तो हम कर क्या रहे हैं उसके अंदर, असल में है हम इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं तोशिबा सेल के ज़रिए, और उसके के नतीजे में क्या हो रहा है, हमें ये केमिकल रिएक्शन डिकम्पोजिशन होता हुआ मिल जाए। सोडियम अलग हो जा रहा है नमक से, क्लोरीन अलग हो जा रहा है। घर पे आप कर सकते हैं, काम फ़ायदा नहीं है, क्या करेंगे क्लोरीन गैस बनाकर, कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए घर पे कोई करता नहीं है उसको, बट किया जा सकता है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में चेंज कर रहे होते हैं, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल जो नॉर्मली सब जानते हैं, केमिकल्स को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर रहे होते हैं। सही है, हम लोग जो मार्केट से खरीद कर लाते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। ड्राई सेल भी हो सकता है, वो कंप्यूटर में लगने वाली बड़ी वाली सेल भी हो सकता है ना, वो कैलकुलेटर में लगने वाली जो बटन सेल होता है, घड़ी में लगने वाला बटन सेल, वो भी हो सकता है। वो सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, वो सब के सब करंट जनरेट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या, करंट हम दे रहे हैं और उससे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। बात समझ में आ गई? तो वही इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि असल में केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में चेंज कर रही होती हैं। नेक्स्ट ये कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्वेश्चन 3 कि बताएं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। तो 3 फ़र्क मैंने आपके सामने डिफरेंस कॉलम में बनाए हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, क्या डिफरेंस है। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं ना, वो 2 तरह के हमारे पास होते हैं, ऑक्सीडेशन हो रही होती है, रिडक्शन हो रही होती है। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, OIL, इस तरह याद करते हैं ऑयल, और रिडक्शन RIG, रिग। ऑयल रिग इस तरह से याद कर सकते हैं। ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाना ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाना रिडक्शन है। अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन हो रही है हम कह रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा हो किसी रिएक्शन में तो फिर रिडक्शन हो रही है। मान जैसे कि सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल आप जानते हैं कि इसके लास्ट शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो सोडियम प्लस आयन बन जाता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं सोडियम की क्या हो गई,
ऑक्सीडेशन हो गई। क्यों? चूंकि उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, निकाल दिया ना उसने। यही देखो क्लोरीन, Cl की बात कर लेते हैं। Cl या Cl माइनस नहीं कह लूँ मैं, सॉरी, यहाँ पर मैं चेंज कर दूँ, Cl+1 इलेक्ट्रॉन और ये Cl माइनस, इस तरह से हो गई, ठीक है। अब क्लोरीन है, आप क्लोरीन जानते हैं कि क्लोरीन जो है वो उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लोरीन क्या कर सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन गेट कर सकता है। जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेट करेगा तो Cl माइनस बन जाएगा। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि क्लोरीन की क्या हो रही है भाई? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है। यहाँ सोडियम की ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है, क्योंकि सोडियम यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और यहाँ क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। सही है, ये पहली डेफिनेशन। दूसरा डिफरेंस क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन जैसे वर्ड से निकला है, जैसे ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलता जुलता वर्ड है। तो ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर किसी मॉलिक्यूल में, किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रही है। और रिडक्शन क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन किसी रिएक्शन के अंदर तो हम कहते हैं रिडक्शन हो रही है। जैसे देखो C+O2 CO2, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इस रिएक्शन में, तो यहाँ हम कह सकते हैं इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है। यहाँ देखो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, उल्टा कर दिया हमने इसी रिएक्शन का, तो यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रही है। दूसरी डेफिनेशन। तीसरी डेफिनेशन या तीसरा पॉइंट क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। वजह ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, और यही ऑक्सीडेशन क्या है? हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना। तो किसी भी मॉलिक्यूल से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो फिर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। जैसे H2S एक कंपाउंड था, H2 अलग हो गया, S अलग हो गया, क्या हाइड्रोजन रिमूव हुआ इस मॉलिक्यूल से? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस रिएक्शन में क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है, चूँकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। और यहाँ देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, H2+S H2S की एडिशन हो रही है यहाँ पर हाइड्रोजन की, तो ये रिडक्शन हो गई। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को 3 तरह से डिफाइन किया जा सकता है, तो 3 डिफरेंस पॉइंट बन सकते हैं। समझ में आ गया सबको? ईजी, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझने के बाद हम समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें क्या फ़र्क है? दो डेफिनेशन करा रहा हूँ यहाँ पर, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइज करने वाला। याद रखो, जो खुद रिड्यूस हो रहा होता है लाजमी रिएक्शन सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा होता है। तो हर वो कंपाउंड, हर वो एलिमेंट, हर वो कंपाउंड, हर वो चीज़ जो खुद रिड्यूस हो जाए और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एजेंट मतलब करने वाला, ऑक्सीडाइज करने वाला है। फिर वो रिड्यूसिंग एजेंट इसका उल्टा हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? खुद ऑक्सीडाइज होगा और जिसके साथ रिएक्शन करेगा उसको रिड्यूस कर देगा, तो उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो खुद रिड्यूस होता है वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया वो। और जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो सामने वाले को रिड्यूस करता है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया वो। इसी को इंग्लिश में मैंने लिखा लाइन्स में। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब देखो कैसे, अब इसको समझ लेते हैं इसको किस तरह से ये हो रहा है। अच्छा, इसमें एक और भी पॉइंट हम कह सकते हैं, इसके अंदर एक और पॉइंट हम बना सकते हैं, चौथा पॉइंट। जैसे कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन चार्ज। इंक्रीज इन चार्ज, चार्ज का बढ़ जाना, किसी भी जगह चार्ज का बढ़ जाना ऑक्सीडेशन है। या हम ये इसके एग्जाम्पल ही लिखते हैं, बस पॉइंट लिख लेते हैं। डिक्रीज इन चार्ज, चार्ज का कम हो जाना रिडक्शन है। देखो रिडक्शन का वर्ड ही निकला रिड्यूस से। रिड्यूस मतलब कम हो जाना। क्या चीज़ कम हो जाना? चार्ज का कम हो जाना। चार्ज कम हो रहा है तो रिडक्शन, चार्ज बढ़ रहा है तो फिर ऑक्सीडेशन। एक और चौथी पॉइंट भी ध्यान में रख लें ऑक्सीडेशन रिडक्शन के हवाले से। अब इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, बट थोड़ी सी यहाँ पर मैं इसको डिटेल में आपको यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देखें जैसे कि Na+Cl2 ये बन गया NaCl, बैलेंस कर लेते हैं इसको, ठीक है, और 2 लगा देंगे यहाँ पर। ये बड़ा बेसिक रिएक्शन है, हर किसी को आता है। समझे जरा इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे हो रही है। शुरू में एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और जब बॉन्ड बन गया तो Na+ हो गया और Cl- हो गई। हमें पता है, बॉन्डिंग में पढ़ा है हमने आयनिक बॉन्ड के अंदर ये। अब समझने की चीज़ क्या है इसमें, देखो सोडियम का चार्ज 0 से क्या हो जा रहा है भाई? +1 हो जा रहा है। सोडियम का चार्ज 0 से +1 हो जा रहा है। 0 से +1 हो मतलब बढ़ रहा है चार्ज इसका,
बढ़ रहा है चार्ज, और चार्ज का बढ़ जाना मतलब यहाँ पर क्या हो रही है इसके अंदर भाई, ऑक्सीडेशन हो रही है। क्लोरीन को चेक करो साहब, 0 से क्या हो जा रहा है, ये कम हो रहा है चार्ज 0 से -1, तो क्या हो रही है यहाँ पर, फिर रिडक्शन हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका मतलब सोडियम खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो सामने वाले को रिड्यूस कर दे रहा है ये, तो सोडियम एक मेटल है ना भाई, सोडियम मेटल, तो सोडियम मेटल यहाँ पर कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब यहाँ क्लोरीन खुद रिड्यूस हो रहा है तो असल में इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, गैस है ना, नॉन मेटल है, तो क्लोरीन कौन सा एजेंट हो गया हमारे पास यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ गए। मतलब जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो खुद रिड्यूस हो रहा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो अपना चार्ज बढ़ा रहा है तो सामने वाले को कम कर दे रहा है, और ये अपना चार्ज कम कर रहा है तो सामने वाले को बढ़ा दे रहा है, समझ गए। तो ये रिवर्स जाता है, हमारे यहाँ बच्चे गलत लिख देते हैं, बच्चे कहते हैं जो रिड्यूस हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये गलत है। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बस समझ में आ गई। तो वही डेफिनेशन मैंने वहाँ पर लिखी हुई है, क्लियर है। तो ये अब ये सारे हो गए, आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ तक समझ में आ रही ना बात सारी। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा है, आप इतना भी लिख दोगे तो ये मैंने एक्सप्लेन करके लिख दिया उसी चीज़ को। आखिरी सवाल है, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। तो इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, दो चीज़ें। इलेक्ट्रोलाइट हर वो चीज़, हर वो कंपाउंड जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए वो इलेक्ट्रोलाइट है, एक्वस और मोल्टेन स्टेट में, और जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो वो क्या है भाई, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा बच्चे कहते हैं सर ये तो कंडक्टर और कंडक्टर भी होता है, ये तो मतलब गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर भी यही होता है, बच्चे कहते हैं मुझसे। देखो एलिमेंट्स जो है ना, एलिमेंट्स जो अलोन होते हैं, एलिमेंट्स के लिए हम टर्मिनोलॉजी निकालते हैं कि आइदर दे आर गुड कंडक्टर और दे आर बैड कंडक्टर। ये एलिमेंट्स के लिए है सिर्फ, समझ गए, सिर्फ एलिमेंट्स के लिए बस। जैसे हम कह सकते हैं आयरन एक गुड कंडक्टर है, कॉपर एक गुड कंडक्टर है, एल्यूमिनियम एक गुड कंडक्टर है, सिल्वर एक गुड कंडक्टर है, गोल्ड एक गुड कंडक्टर है। ये सब एलिमेंट्स हैं, अलोन, अकेले, ठीक है। इनको हम इलेक्ट्रोलाइट नहीं बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे ये कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। और बैड कंडक्टर क्या हो गया, Cl हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनसे करंट पास नहीं होता। नॉन मेटल्स मतलब, तो नॉन मेटल सारे बैड कंडक्टर हैं, ठीक है। तो ये है सारे के हमारे पास यहाँ पर मेटल्स हैं, और ये सारे हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। तो गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर एलिमेंट्स के लिए होता है बस। और जब हमारे पास कंपाउंड्स अगर आ जाए ना, कंपाउंड्स तो आपको पता है एलिमेंट्स के मिलकर बनते हैं। कंपाउंड्स के अंदर हम क्या कहते हैं, हम गुड बैड कंडक्टर के बजाय हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये हम इसके अंदर कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये हम कहते हैं। जो कंपाउंड इलेक्ट्रिक करंट पास कर सके वो इलेक्ट्रोलाइट, और जो कंपाउंड पास ना कर सके वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो अब इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रोलाइट हर वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रिक करंट पास कर सके, बट किस स्टेट में, इन लिक्विड, इन एक्वस और मोल्टन स्टेट, पानी मिली हालत में या मोल्टन स्टेट में, मतलब पिघली हुई हालत में, लिक्विड स्टेट के अंदर। हम जब इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या बात करते हैं कि ये किसके अंदर होना चाहिए, लिक्विड स्टेट में होना चाहिए, लिक्विड स्टेट में। जैसे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, जितने भी एसिड हमारे पास हैं, जितने भी बेस हमारे पास होते हैं, जितने भी सॉल्ट हमारे पास होते हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उनसे करंट पास हो सकता है। एसिड बेस तो आपने शायद इतना नहीं पढ़ा अभी, सॉल्ट पता है, NaCl, ये सभी को पता है। तो नमक हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, इससे करंट पास हो सकता है, लेकिन किससे, लिक्विड स्टेट के अंदर, एक्वस या मोल्टन स्टेट में, ठीक है। मिसाल के तौर पर लेट्स से कि हमने यहाँ पर एक बीकर ले लिया, एक बीकर हमने ले लिया, और इसमें जैसे यहाँ पर बना देता हूँ, लेट्स से यहाँ पर हमने बीकर ले लिया, और बीकर लेने के बाद इसके अंदर हमने सॉल्ट डाल दिया, नमक डाल दिया सॉलिड स्टेट में, समझो जरा इसको, सॉल्ट डाल दिया सॉलिड स्टेट में, और इसके अंदर से 2 तार निकाल के बैटरी के, और इसको हमने किसी बैटरी के साथ जोड़ा और बैटरी के साथ बल्ब लगा दिया, और इसके अंदर नमक है,
तो क्या अगर हम, क्या इससे करंट पास हो गया और क्या ये जो लाइट है क्या वो जल जाएगी इस केस में? क्या आप, क्यों नहीं जलेगी? बिल्कुल सही बात है, चूंकि मैंने बोला कि लिक्विड स्टेट में करंट पास होना चाहिए। मैंने तो नमक डाल दिया डायरेक्ट, लाहौरी नमक खरीदा मैंने दुकान से 10 रुपए का, और मैंने उसको खोल के उसके अंदर डाल दिया ऐसे सॉलिड स्टेट में। मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रोलाइट करंट पास करेंगे, एक्वस और मोल्टन स्टेट की बात कर रहा हूँ। लिक्विड स्टेट में लाना पड़ेगा। इसके लिक्विड स्टेट में लाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका नंबर 1, सबसे आसान तरीका, क्या कर दो उसके अंदर, क्या डाल दो तुम लोग, वाटर डाल दो, डिजोल्व कर दो, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, फिर बल्ब जल जाएगा। ठीक है, लिक्विड स्टेट में आ गया। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो दूसरा एक और तरीका, अच्छा ये जब वाटर डाल के आपने कर दिया ना, तो ये वाला स्टेट कौन सा स्टेट कहलाया? एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा ना। और दूसरा तरीका एक और क्या हो सकता है कि आप क्या कर दो, यहाँ से क्या कर दो, 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब आप हीट कर देंगे तो क्या होगा, सारा का सारा नमक पिघल जाएगा, और जब पिघल जाएगा तो लिक्विड वो भी बन जाएगा, तब भी करंट पास हो जाएगा। तभी मैंने 2 स्टेट लिखी, एक्वस और मोल्टेन। एक्वस मतलब पानी मिले हुए हालत में, और मोल्टेन मतलब पिघले हुए हालत में या मेल्टेड हालत में। दोनों अलग अलग तरीके से होगा। एक्वस बनाने का तरीका अलग है, मोल्टेन बनाने का तरीका अलग है, लेकिन सॉलिड स्टेट में कभी कनेक्ट नहीं करेगा। एक्वस और मोल्टेन में कर सकता है नमक, ठीक है। लेकिन यही अगर मैं एक और काम कर दूं, अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट देखो, इसके अंदर मैं इसके अंदर डाल दूं पेट्रोल, इसके अंदर पेट्रोल डाल दूं, और इसके साथ में क्या करूं, सेम यही सिनेरियो कर दूं, सेम यही मामलात कर दूं कि बल्ब लगा दूं। क्या अब ये जल जाएगा लाइट? नहीं जलेगा, क्योंकि पेट्रोल हमारे पास क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वो कभी भी एक्वस मोल्टन स्टेट के अंदर करंट कंडक्ट नहीं करता। जो चीज़ इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं करती है लिक्विड स्टेट के अंदर, वो हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट होती है। फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन, ये नमक की जगह चीनी खोल देंगे ना, तो शुगर सॉल्यूशन के अंदर से करंट पास नहीं होगा। ये आपका प्रैक्टिकल भी एक होगा इस पर, तो आप उसको करेंगे। तो शुगर सॉल्यूशन के अंदर से करंट पास नहीं होता, सॉल्ट सॉल्यूशन में हो जाता है। तो शुगर सॉल्यूशन क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। पेट्रोल से कभी करंट पास नहीं होता, इसलिए पेट्रोल क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इस तरह बेंजीन है, बेंजीन आप लोग का केमिकल कंपाउंड है कि लिक्विड होता है, इससे भी करंट पास नहीं होता, तो बेंजीन भी एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। पेट्रोल भी एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। पेट्रोल से करंट पास नहीं होता। अगर पेट्रोल से करंट पास होता तो बड़ा मसला हो जाता। जब तुम बाइक में किक मारते तब तुम्हें झटका लगता है, क्योंकि बाइक से जो किक मारने से स्पार्क प्लग से जो चिंगारी निकलती है वो पेट्रोल पे जाती है। और पेट्रोल करंट पास करता था, वो चिंगारी पेट्रोल से होते है, वो पूरी बॉडी में आ जाती, और सबको जब किक मारते तब झटका लगता आपको। इसी वजह से कोई करंट पास नहीं हो पाता उसे, तो वो करंट को आगे नहीं ट्रांसफ़र करता, बस वो जला देता है पेट्रोल को, बट करंट नहीं फेंकता पूरे के पूरे हर तरफ। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ है, कभी आप समझ गए तो डायरेक्ट कभी आप प्लग में हाथ रख के किक मारो करीब, फिर आपको पता लगेगा झटका लगता है। लेकिन पेट्रोल के थ्रू करंट पास नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? सब कुछ क्लियर है?